मेरा नाम साक्षी है। मैं बेंगलोर शहर में रहती थी। आज मेरी शादी है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक किसान से तय कर दी। मुझे ये शादी मंजूर नहीं थी क्योंकि मैं कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती थी। पर मैं अपने माँ बाप के सामने कुछ बोल नहीं पाई और आज मेरी शादी हो गई। मेरी किस्मत ही फूटी थी, ऐसा कहने में कोई हरकत नहीं। शादी हुई और मैं अपने पति के साथ ससुराल पहुंची। काफ़ी लंबा सफ़र था। 6 घंटे के सफ़र के बाद मैं उसके घर पहुंची। 2-3 दिन में सारी पूजा विधि होने के बाद मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। सच कहूँ तो मैं अपनी ही किस्मत पर रो रही थी और तो कुछ कर नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद मेरा पति मेरे कमरे में आया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे अनपढ़ गंवार लगा। रंग उसका सांवला था। मुझे उसे देख घिन सी आ रही थी। वो मेरे सामने आकर बैठ गया और गाल ही गाल में हंसने लगा। मुझे उसका देखना और हंसना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझसे कहने लगा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसे सुंदर और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने उसे तुरंत जवाब दिया कि और मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि मुझे तुम्हारे जैसा अनपढ़ गंवार पति मिला। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। क्या करती मैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरे माँ बाप ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी थी। कहने लगे कि लड़का बहुत अच्छा है, खानदानी है, ज़मीन खेत बहुत है, खुद की खेती करता है, तुम सच में बहुत सुख में रहोगी। पर क्या सुख सिर्फ खानदान और पैसा ही होता है क्या? क्या मेरी कोई इच्छा नहीं है? मेरा मन नहीं है क्या? मेरा मन नकारात्मक विचारों से भर गया था। मेरा मन मेरे शब्दों के विरोध में जा रहे थे और उसी गुस्से में अपने पति को सुनाए जा रही थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारा गुस्सा उन्हीं पर उतारूं। इस पर मुकेश कहने लगा कि सोनाली, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? सही कह रही हूँ मैं, तुम्हारी औकात ही नहीं है मेरे मुंह लगने की। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। खुद का मुंह देखा है आईने में? न तुम पढ़े लिखे, न दिखने में सुंदर। पता नहीं मेरे माँ बाप ने तुझ में क्या देखा। मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई और मैं रोने लग गई। मुकेश को क्या कहा जाए ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने रोते रोते उससे कहा कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी सारी बातें सुनकर वो हैरान था। कहने लगा कि सोनाली, ये तुम क्या कहे जा रही हो? तुम होश में तो हो? हाँ, मुझे पता है मैं क्या कहे जा रही हूँ। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो तुमसे कई गुना सुंदर है और पढ़ा लिखा है। उसकी और तुम्हारी कोई बराबरी हो ही नहीं सकती। यह सुनकर उसकी आंखें भर आई और वो कमरे से बाहर चला गया। पर यह सच था कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी। हम एक दूसरे से घंटों बातें करते रहते थे और पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी करने वाले थे। आज मैं अपनी किस्मत पर बहुत रो रही थी। थोड़ी देर बाद जब मुकेश कमरे में आया तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पर पानी था। शायद वो बहुत रोया था और मुंह धोकर आया था। उसने बेड पर से चादर उठाई और नीचे चटाई बिछाकर सो गया। मैंने भी अपने कपड़े बदले और सो गई। दिन बीत रहे थे। ना मैं मुकेश से बात करती थी और ना वो मुझसे। मैंने उठने से पहले ही वो खेत चला जाता था और शाम को भी काफ़ी थक कर देर से आता था। जब वो आता कि पूरा पसीना में भीगा हुआ होता। उससे मिट्टी और गोबर की बदबू आती थी। मुझे बहुत घिन आती थी। मैं उसकी तरफ बहुत गुस्से से देखती और कमरे से बाहर निकल जाती थी। बाद में फिर वो फ्रेश होकर बाहर आता था। मेरी एक ही मजबूरी थी कि मुझे सबके साथ बैठकर शाम को खाना पड़ता था।
सभी लोग एक साथ खाना खाते थे और जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शादी के बाद मैं एक ही रोटी खाती और उठकर अपने कमरे में चली जाती। शायद मुकेश के समझ में आ गया था कि मुझे उसके सामने खाना नहीं खाया जाता, इसीलिए अब खुद एक ही रोटी खाकर उठ जाता था। तब से मैं पेट भरकर खाना खाने लगी। वो दिन भर खेत में काम करता और देर शाम तक घर लौटता था, इसीलिए उसे तो पेट भर खाना खाना चाहिए ही। ये मेरी समझ भी आता था, पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो पेट भर खाए या ना खाए। मैं तो बस दिन भर अपनी फूटी किस्मत पर लेकर सोचती रहती और मेरा प्यार अंकित के बारे में सोचती रहती। मेरे पास जो फ़ोन था वो शादी से पहले ही माँ ने मुझसे ले लिया था, क्योंकि इस गांव में औरतें फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती। मुझे अंकित की बहुत याद आती थी, इसीलिए मैंने अपनी शर्म छोड़कर मुकेश से उसका फ़ोन मांगा और कहा कि मुझे अंकित की याद आ रही है, बात करनी है मुझे उससे। मुकेश मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा। मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीना और अंकित का नंबर डायल किया। मैंने अपनी सारी शर्म छोड़ दी थी और मुकेश के सामने ही अंकित से बात कर रही थी। अंकित बेचारा भी बहुत परेशान था। मैंने रोते रोते उसे अपना सारा हाल बता दिया। मुकेश नई चादर ओढ़ रखी थी और चटाई पर लेटे सो गया था। अब ये मेरी रोज़ की दिनचर्या हो गई थी। मैं रोज़ अंकित के साथ मुकेश के फ़ोन से बात करती थी और उस समय मुकेश मेरे सामने ही होता था। अंकित अभी भी मुझसे शादी करने के लिए राज़ी था। एक दिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, इसीलिए मैं बात करते करते बाहर आ गई। घर के सभी सो गए थे, मुकेश भी सो गया था। मैं अंकित से बात कर रही थी कि उतने में मेरे जेठ आ गए और मुझसे मेरा फ़ोन छीन लिया और कहने लगे कि तुम्हें कोई शर्म भी है या नहीं, पति के होते हुए भी तुम पराई मर्द से रिश्ता रख रही हो, थोड़ी भी शर्म नहीं आती क्या तुम्हें। मेरे जेठ ने शायद सब कुछ सुन लिया था। मुझ पर वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रहे थे। धीरे धीरे सभी कमरे से बाहर आ गए थे और मुकेश भी आंखें मलते हुए बाहर आया और कहने लगा कि क्या हुआ, क्यों चिल्लाए जा रहे हो उस पर। मेरे जेठ ने सब कुछ साफ साफ सभी को बता दिया था। सब मेरी तरफ देखे जा रहे थे और मैं बहुत घबरा गई थी, पर बाद में खुशी भी हुई कि चलो अच्छा है, सब सच पता चल ही गया तो ये मुझे मायके भेज देंगे और पापा भी मुझसे परेशान होकर अंकित से मेरी शादी करवा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुकेश ने तुरंत ही मेरी तरफदारी कर कहने लगा कि मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वो अपनी सहेली से बात कर रही होगी, उसने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। ऐसा कहकर उसने सब कुछ चुप कर दिया। हर कोई अपने अपने कमरे में चला गया। मुकेश भी कमरे में चला गया, पर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से में ही उसके पीछे चली गई और गुस्से में उससे कहा कि क्या ज़रूरत थी बड़प्पन दिखाने की। अगर सभी को सच पता चल गया था तो अच्छा ही होता ना, कम से कम मैं अपने मायके चली जाती और मम्मी पापा ने नाहिलाल करके के कारण मेरी शादी अंकित से करा ही देते। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ देते। तब वो बोला कि अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूं, तब भी मैं तुम पर आरोप मैं सहन नहीं कर सकता। तुम्हारी मम्मी पापा की इज्जत मेरी इज्जत है। अगर वो लड़का मान सम्मान के साथ तुम्हें स्वीकार करने के लिए राज़ी हो तो मैं खुद तुम्हें उसके पद 2-4 दिन में ले चलूँगा। मैं तुम्हारे सारे आरोप अपने ऊपर ले लूँगा और तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर तुम्हें तलाक के कागजात भिजवा दूँगा। बाद में तुम उससे शादी कर लेना और अपनी गृहस्थी में खुश रहना। ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहली बार मेरे मन में उसके लिए सहानुभूति निर्माण हुई। पर अगले ही पल उससे बाहर आई और अंकित को फ़ोन लगाकर उसे सब कुछ बता दिया। अंकित भी ये सब सुनकर बहुत खुश था और मुझसे कहने लगा कि तुम पहले शहर आ जाओ और अपने पति को तलाक दे दो, हम यही कोर्ट में शादी कर लेंगे और तुम्हारे माता पिता को हम अपने आप
अपनाना ही होगा। मैंने हाँ कह दी और उससे उसके घर का पता ले लिया। 2 दिन बाद मैं और मुकेश अंकित के दिए हुए पते पर पहुंचे। अंकित के घर पहुंचकर मैंने मुकेश से कहा कि अब तुम जाओ यहाँ से और घर जाकर मुझे तलाक के कागजात भेज देना। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। अब मैं अंकित के साथ शादी कर लूँगी। तब मुकेश कहने लगा कि ठीक है, मैं जाता हूँ और 3-4 दिन में तलाक के कागज भेज दूँगा। खुश रहना दोनों, चलता हूँ। मैंने अंकित का दरवाज़ा बजाया और दरवाज़ा अंकित नहीं खोला। घर में कोई भी नहीं था, पर उसने तो कहा था कि वो सभी को एक साथ रहते हैं और शादी के लिए सभी राज़ी हो गए हैं। जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगा कि सभी गांव गए हुए हैं। बाद में हमने बहुत सारी बातें की और फिर हमने सेल्फी ली और वो उसने किसी को तो भेज दी थी। मैंने पूछा तो कहने लगा कि घर वालों को तुम्हारा फ़ोटो भेजा है और वो बाथरूम में चला गया। उसका फ़ोन वही टेबल पर ही रखा हुआ था और उस पर मैसेज ट्यून बजी। इसीलिए मैंने उस फ़ोन को उठाया और देखा तो उसमें लिखा था कि माल अच्छा है, कितने में पड़ेगा? मैं सिर्फ 2 लाख ही दूंगा। ये पढ़कर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मैं बहुत डर गई, पर डरकर काम चलने वाला ही नहीं था। मैं वैसे ही नॉर्मल होकर बैठ गई। हमने फिर थोड़ी बातें की और फिर वो मुझे वहीं बिठाकर किसी काम से बाहर चला गया। मैं तुरंत अपनी बैग उठाई और वहाँ से निकल पड़ी। मम्मी पापा के पास तो जा नहीं सकती थी, इसीलिए मैं मुकेश के पास मतलब अपने ससुराल पहुँची। मुझे देख मुकेश हैरान था। कहने लगा कि अब क्यों आई हो? कहा था ना मैंने कि 3-4 दिन में तलाक के कागज भेज दूंगा। मैंने रोते रोते उसे सारी बातें बताई। ये सब सुनकर वो कुछ नहीं बोला, चुप रहा। आज उसके सामने मुझे अपराधी जैसा महसूस हो रहा था। रात में हर रोज़ की तरह उसने चटाई और चादर उठाई और नीचे बिस्तर बिछाने लगा। आज रात भर मुझे नींद नहीं आई और मैं बस रोई जा रही थी। मैंने मुकेश के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, बस वही सब आंखों के सामने आ रहा था। थोड़ी देर बाद अंकित का फ़ोन आया, पर मैंने उसका फ़ोन भी नहीं उठाया और उसे ब्लॉक कर दिया। सुबह हुई तो देखा मुकेश कमरे में ही नहीं था, पर मुझे उससे अपने किए की माफ़ी मांगनी थी और उसे पति के रूप में स्वीकार करना था, क्योंकि मुझे अब पता चल गया था कि उसके जैसा प्यार और मेरी चिंता कोई भी नहीं कर सकता। मुझे समझ आ गया था कि इंसान की असली सुंदरता उसके बोलने, उसके व्यवहार से पता चलती है, ना कि सिर्फ सुंदर दिखने से। और सच में मेरा मुकेश मन से बहुत सुंदर था। अब मैं उससे प्यार करने लगी थी और उसकी राह देख रही थी। शाम को जब वो घर आया तो मैंने उससे माफ़ी मांगी और बहुत रोई, पर वो एक शब्द नहीं बोला। उसने मुझे कुछ कागज़ात दिए और बोला कि ये कुछ पेपर्स है, पढ़कर साइन कर देना। मैंने कहा कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे अपनी गलती महसूस हो गई है और जिसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं प्यार करने लगी हूँ तुमसे, मुझे अब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहना है। मुकेश कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से चला गया। मैं फूट फूट कर रो रही थी और सोचा कि रात में जब मुकेश कमरे में आएगा तब उससे माफ़ी मांगूंगी और वो ज़रूर मुझे माफ़ कर देगा। रात में जब वो कमरे में आया तो वही फिर से चादर और चटाई लेकर सोने चला, पर मैंने उसे वही रोका और उसके पैर पकड़ लिए और फिर से माफ़ी मांगने लगी। तब वो कहने लगा कि अगर तुमने ये पेपर्स पढ़े होते तो ऐसा नहीं कहती। उसने वो पेपर्स उठाए और मुझे दिखाए। वो पेपर्स दरअसल ज़मीन के थे। उसने अपनी ज़मीन मेरे और अपनी माँ के नाम कर दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान कैसे इतना अच्छा हो सकता है, पर मैं ये भी सोच रही थी कि आखिर ये मेरे नाम पर ज़मीन क्यों कर रहा है। जब मैंने इन सब के बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि 2-3 दिन के लिए मैं शहर जा रहा हूँ, आकर फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उसने उन पेपर्स पर मेरी साइन ली और सुबह शहर के लिए चल दिया। मैंने 2-3 दिन मुकेश की राह देखी, पर वो नहीं आया। आखिर मैं 5वें दिन उसका मृत शरीर
उसका एक दोस्त लेकर आया। घर में चीख पुकार मच गई। ये देख तो मैं बेहोश सी हो गई, क्योंकि मुझे ये सहन नहीं हो सका। जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब उसका दोस्त बताने लगा कि उसे कैंसर हो गया था। कुछ दिनों से कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा था। वो परेशान दिख रहा था, पर उसने कुछ बताया नहीं। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था और उसी दौरान पता चला कि उसे कैंसर हो गया है और आज वो हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। ये सुनते ही मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे अब लगने लगा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। मैं ही इन सब के लिए ज़िम्मेदार हूँ। एक हफ्ते बाद मेरी सास ने मुझे एक चिट्ठी दी और कहने लगी कि ये मुकेश के दोस्त ने दी है। उसे मुकेश ने कहा था तुम्हें देने के लिए। 2 दिन बाद मैंने अपनी सास से पूछा कि मुकेश तो पढ़ना लिखना नहीं आता था, फिर उसने चिट्ठी कैसे लिखी? तब सास कहने लगी कि तुझे किसने कहा कि मुकेश पढ़ा लिखा नहीं था? वो MBA पास था। आगे मैं कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि मुकेश को जानने की कोशिश मैंने कभी की ही नहीं। मैं बिना कुछ कहे वहाँ से अपने कमरे में आ गई। उस चिट्ठी में लिखा था कि सोनाली, शादी के दिन जब मैंने तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखा तो मैं तुम्हें देखते ही रह गया। बहुत सुंदर लग रही थी तुम, और उसी वक्त मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। और हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैंने शहर से MBA किया था, पर पापा ने मुझसे वचन लिया था कि मैं उनकी ज़मीन को कभी बंजर ना रहने दूँ। मुझे जॉब करने की इच्छा थी, पर उनकी ज़िद के आगे मैंने अपने आप को दरकिनार कर दिया। पर जब शादी की रात तुमने मुझसे कहा कि तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो, तो मैं अंदर से पूरी तरीके से टूट गया था। मैं कभी रोया नहीं था, पर जब तुम मेरे फ़ोन से मेरे सामने किसी और लड़के से ऐसी बात करती जिसका सिर्फ पति होकर मेरा अधिकार था, तो मैं खेत पर जाकर रोता था। और जिस वजह से यही सब सोचते सोचते मुझे कब और कैसे कैंसर हो गया पता ही नहीं चला। जब मुझे ये पता चला तो मैंने तुरंत ज़मीन तुम्हारे और माँ के नाम कर दी। तुम्हें कोई परेशानी ना हो। और हाँ, अब तुम आज़ाद हो, तुम चाहो जिससे शादी कर सकती हो। ये सब पढ़ते ही मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आज मेरी उम्र 40 की हो गई है। आज भी मैं उसी की यादों के सहारे और मुकेश की विधवा के नाम से ही जी रही हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और अब बस अभी अभी उनकी चिट्ठी पढ़कर रखी है। साथियों, सुंदर चेहरा देखने से अच्छा है कि हम सुंदर मन पहचानना सीखें। असली सुंदरता ये बाहर से ना होकर दिल से होती है, नहीं तो सुंदर चेहरे के पीछे ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।